हेलो एवरीबॉडी। आज के इस लेक्चर में हम बीएससी के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स की क्लास लाए हैं और इसमें भी हम सर्किट एनालिसिस को आज सीखेंगे कि किस सर्किट को हम किस तरीके से एनालिसिस कर सकते हैं, उसको जान सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं। करंट की वैल्यू निकाल सकते हैं, वोल्टेज की वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों हमें सर्किट से रिलेटेड जो बेसिक जो टर्मिनोलॉजी है वो हमें समझनी पड़ेगी। तो शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर। दोस्तों सबसे पहले हमें जानना होगा नेटवर्क के बारे में। नेटवर्क या फिर हम कह सकते हैं इसे जाल। दोस्तों कोई भी सर्किट या कोई भी विद्युत परिपथ कुछ एलिमेंट से मिलकर बना होता है। जैसे कि वो एलिमेंट्स हो सकता है रेसिस्टेंस आर, इसको हम डिनोट करते हैं। वो एलिमेंट या अवयव हो सकता है प्रेरकत्व यानी कि इंडक्टेंस, इस तरीके से उसे डिनोट करते हैं हम। और इसके अलावा कैपेसिटेंस संधारित्व, डायोड, ट्रांजिस्टर, इन सभी प्रकार के एलिमेंट से मिलकर कोई भी सर्किट बना होता है। तो दोस्तों अगर कोई सर्किट इस प्रकार के अवयवों जैसे कि रेसिस्टेंस प्रतिरोध, इंडक्टेंस प्रेरकत्व, कैपेसिटेंस संधारित्व और डायोड इन सभी से मिलकर बना है या इनके कॉम्बिनेशन से मिलकर बना है, तो दोस्तों उसे हम कहेंगे नेटवर्क या जाल। किसी नेटवर्क या जाल के लिए उसमें रेसिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, डायोड, ट्रांजिस्टर इन सभी अवयवों में से कोई एक अवयव या एक से अधिक अवयवों का होना जरूरी है या उनका कॉम्बिनेशन का होना जरूरी है। ओनली वायर्स या तार को दोस्तों हम यहाँ पर नेटवर्क या जाल नहीं कहेंगे। दोस्तों नेटवर्क या जाल भी हमारे पास में दो तरह के होते हैं। इनको हम टू टाइप्स में डिवाइड करते हैं। एक्टिव नेटवर्क यानी कि हम इसे कहेंगे सक्रिय जाल, और दूसरा इसका टाइप होगा दोस्तों पैसिव नेटवर्क यानी कि निष्क्रिय जाल। देखिए दोस्तों एक्टिव नेटवर्क किसे कहेंगे और पैसिव नेटवर्क किसे कहेंगे। अगर किसी जाल में या नेटवर्क में अगर एनर्जी सोर्स यानी कि जैसे मान लीजिए एनर्जी सोर्स दो तरह के होते हैं। एक होता है हमारे पास में वोल्टेज सोर्स और एक होता है हमारे पास में करंट सोर्स। इन दोनों ही टाइप के सोर्सेस में से अगर कोई भी सोर्स वहां पर एग्जिस्ट कर रहा है तो हम कहेंगे कि वो हमारे पास में एक्टिव नेटवर्क है, वर्किंग नेटवर्क है, वो काम कर रहा है, सक्रिय है वो। लेकिन अगर दोस्तों किसी नेटवर्क में अगर कोई भी एनर्जी सोर्स अवेलेबल ना हो देन दोस्तों वो नेटवर्क कभी भी काम नहीं करेगा, उसमें करंट या वोल्टेज का फ्लो नहीं होगा। तो इस प्रकार के नेटवर्क को दोस्तों हम निष्क्रिय जाल या पैसिव नेटवर्क के नाम से जानेंगे। दोस्तों हम बात करते हैं नेटवर्क से रिलेटेड अदर टर्मिनोलॉजी की। तो इसमें हमारे पास में आता है अगला टर्मिनोलॉजी ब्रांच। ब्रांच यानी कि शाखा। दोस्तों मैं आपके सामने यहाँ पर एक नेटवर्क बनाता हूं और उसके बाद में हम बात करेंगे कि ब्रांच किसे कहेंगे। ये मैंने एक नेटवर्क बनाया दोस्तों आपके सामने। इस नेटवर्क में हमारे पास में रेसिस्टेंस है अवयव, दोस्तों आप यहां देख पा रहे हैं कि हमारे पास में चार टर्मिनल आपको दिखाई दे रहे हैं। ये दो यहां पर और दो यहां पर। यहां पर आप इनपुट दे सकते हो, ये हमारे पास यहां से आप आउटपुट ले सकते हो। यानी कि आप कह सकते हो कि यहां पर दो इनपुट टर्मिनल है और दो आउटपुट टर्मिनल है। यानी कि ये प्रकार का हमारे पास में फोर टर्मिनल नेटवर्क हो गया। नेटवर्क क्यों बोल रहे हैं दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर रेसिस्टेंस जो हमारे पास में विद्युत चालक अवयव है वो हमने यहाँ पर इस विद्युत परिपथ में लगा रखा है। दोस्तों अगर हम बात करते हैं एक नेटवर्क के उस हिस्से की जहां पर करंट या वोल्टेज की वैल्यू कांस्टेंट रहे, तो दोस्तों आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जैसे मान लीजिए आप यहाँ पर वोल्टेज या फिर करंट अप्लाई करते हो, देन वहां यहाँ पर रेसिस्टेंस, जैसे मान लीजिए ये वाला रेसिस्टेंस हमने लिया, इसके दोनों सिरों पर हमारे पास में जो वोल्टेज डिफरेंस होगा वो हमने यहाँ पर एक बार के लिए जैसे ले लिया VA। तो यहाँ पर अगर हम इस रेसिस्टेंस के दोनों सिरों पर अगर हम वोल्टेज की बात करते हैं देन दोस्तों वो अलग होगी VB। यानी कि हम कैसे कहेंगे, यहाँ पर डेफिनेशन हम बनाएंगे इसकी कि ब्रांच या शाखा हमारे पास में किसी नेटवर्क या जाल का वो हिस्सा होता है जहां पर करंट या वोल्टेज का जो वैल्यू होती है वो नियत रहती है, वो बदलती नहीं है। यानी कि ओनली इतना पोर्शन, ये वाला पोर्शन दोस्तों हम कहेंगे कि ब्रांच है। ये वाला पोर्शन हम कहेंगे कि ब्रांच है और ये वाला पोर्शन हम कहेंगे कि ब्रांच है। और ये सभी ब्रांचेस आपस में मिलकर दोस्तों यहाँ पर इनका कॉम्बिनेशन जो है वो यहाँ पर बना रहा है नेटवर्क यानी कि जाल। इसके अलावा दोस्तों अगला जो टर्मिनोलॉजी है इसके अंदर वो है नोड पॉइंट।
नोड पॉइंट को दोस्तों हम कहते हैं संधि बिंदु। जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं संधि बिंदु, यानी कि यहां पर कोई मिल रहा है तो संधि बिंदु हमारे पास में ब्रांचेस जो है वो आकर मिलती है, यानी कि ऐसा पॉइंट या ऐसा बिंदु नेटवर्क या जाल में जहां पर ब्रांचेस आकर मिल रही हो उन्हें हम दोस्तों कहते हैं नोड पॉइंट यानी कि संधि बिंदु। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं कि ये वाला जो पॉइंट है दोस्तों, ये वाला पॉइंट यहां पर देखिए 1 2 और 3 ब्रांचेज आकर मिल रही है तो ये हमारे पास में हो जाएगा नोड पॉइंट। इसी तरीके से यहां पर आप देख सकते हैं यहाँ पर भी 1 2 और 3 ब्रांचेस आके मिल रही है तो ये भी हमारे पास में हो जाएगा नोड पॉइंट। यानी कि किसी नेटवर्क या जाल में वह बिंदु जहां पर एक या एक से अधिक दो या दो से अधिक ब्रांचेस आकर या शाखाएं आकर मिलती हो उस पॉइंट को दोस्तों हम कहेंगे यहाँ पर नोड पॉइंट या फिर संधि बिंदु। दोस्तों ये तो हमारे पास में बात होगी जाल, सक्रिय जाल, निष्क्रिय जाल, शाखा और संधि बिंदु की। अब हम बात करते हैं किरचॉफ के नियमों की और जानेंगे कि किरचॉफ के नियम किस तरीके से हमारे पास में किसी विद्युत परिपथ को विश्लेषित करने के लिए या फिर एनालिसिस करने के लिए बहुत ही जरूरी होते हैं। किरचॉफ ने दो मूलभूत नियम दिए थे जिनके बेस पर हम किसी भी सर्किट का एनालिसिस कर सकते हैं। इन नियमों को किरचॉफ के प्रथम नियम और किरचॉफ के द्वितीय नियम के नाम से भी जाना जाता है। किरचॉफ का प्रथम नियम या फर्स्ट लॉ ऑफ किरचॉफ। दोस्तों किरचॉफ का जो प्रथम नियम है इसे हम दूसरे नाम से भी जानते हैं। इसका दूसरा नाम है दोस्तों चार्ज कंजर्वेशन लॉ। हम आगे जानेंगे कि इसे क्यों चार्ज कंजर्वेशन लॉ भी कहा जाता है। दोस्तों इस लॉ के अकॉर्डिंग अगर किसी नेटवर्क या जाल में किसी संधि बिंदु पर आने वाली अगर ब्रांचेस बहुत सारी है, दो या दो से अधिक है, देन दोस्तों उस संधि बिंदु पर आने वाली धाराओं का योग और जाने वाली धाराओं का योग यानी कि इनकमिंग करंट और आउटगोइंग करंट इन दोनों का समीशन यानी कि ऐड दोस्तों जीरो होगा। यानी कि जैसे सपोज करते हैं हमारे पास में ये एक नोड पॉइंट है और इस नोड पॉइंट पे हमारे पास में करंट आ रहा है, ये हम इसे यहाँ पर करंट शो कर रहे हैं हम आपको। यहाँ पर आप लेट्स सपोज ये I1 करंट है जो कि इस नोड पॉइंट की तरफ आ रहा है, इसी पॉइंट को आप नाम दे दीजिए P। और यहाँ पर I2 करंट जो है आउटगोइंग है, फिर I3 करंट जो इनकमिंग है और I4 करंट जो है आउटगोइंग है और I5 करंट इनकमिंग है। देन किरचॉफ के नियम के अकॉर्डिंग संधि बिंदु पर आने वाले धाराओं या कि करंट जो होता है हमारे पास में पॉजिटिव होगा, यानी कि जो इनकमिंग करंट होगा पॉइंट की तरफ इनकमिंग करंट, तो P पॉइंट की तरफ इनकमिंग करंट हमारे पास में I1 है, I3 है एंड I5 है, तो इनको हमें पॉजिटिव लेना है यानी कि I1 I3 और I5 इनको हम दोस्तों ऐड कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों आउटगोइंग करंट को देखेंगे I2 और I4, ये आउटगोइंग करंट है, देन इनकी वैल्यू हम नेगेटिव लेंगे I2 और I4। इन सभी का जो ऐड है दोस्तों वो हमारे पास में जीरो होगा। यही जो है किरचॉफ का फर्स्ट लॉ है। दोस्तों इसे आप सिंपली लिख सकते हैं I1 प्लस I3 प्लस I5 इज इक्वल टू I2 प्लस I4। यानी कि आप ये भी कह सकते हो दोस्तों इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट एट नोड पॉइंट, यानी कि संधि बिंदु पर नेट नोड पॉइंट पर इनकमिंग करंट और आउटगोइंग करंट दोनों इक्वल होते हैं। ये दोस्तों किरचॉफ का प्रथम नियम है। दोस्तों किरचॉफ का जो प्रथम नियम है ये धारा पर आधारित है, यानी कि करंट पर बेस है, और करंट जो होता है हमारे पास में वो होता है चार्ज पर यूनिट टाइम। इसीलिए दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जो करंट है उसका समीशन यहाँ पर आपको जीरो मिल रहा है, यानी कि चार्ज से ये रिलेटेड है, तो यहाँ पर चार्ज भी दोस्तों कंजर्व हो रहा है, यानी कि आउटगोइंग और इनकमिंग चार्ज जो है वो जीरो हो रहा है, यानी कि यहाँ पर जो चार्ज है जो आवेश है वो संरक्षित हो रहा है। इसीलिए इसको दोस्तों बोल रहे हैं चार्ज कंजर्वेशन लॉ। दोस्तों अब हम बात करते हैं किरचॉफ के द्वितीय नियम की। किरचॉफ का प्रथम नियम जो है वो धारा पर आधारित है और किरचॉफ का जो दूसरा नियम है उसे हम किरचॉफ का द्वितीय नियम कहते हैं और वो दोस्तों एनर्जी यानी कि ऊर्जा पर आधारित है। किरचॉफ का द्वितीय नियम, किरचॉफ सेकेंड लॉ। दोस्तों इसका दूसरा नाम हम कह सकते हैं ऊर्जा संरक्षण नियम, यानी कि किरचॉफ का ऊर्जा संरक्षण नियम।
देखिए दोस्तों, किरचॉफ ने क्या बताया, किरचॉफ ने बताया कि अगर आप किसी नेटवर्क या जाल में एक निश्चित दिशा में चल रहे हैं और वोल्टेज का मेजरमेंट कर रहे हैं, देन दोस्तों जितनी भी वोल्टेज आएंगी उन वोल्टेज का समीशन यानी एडिशन 0 होगा। ये दोस्तों हमारे पास में किरचॉफ का द्वितीय नियम है। इसमें जो मुख्य बात है दोस्तों वो ये है कि हमें एक निश्चित दिशा में ही चलना है और एक लूप में चलना है। तो मैं सबसे पहले यहां पर एक आपके लिए सर्किट बनाता हूं। ये मैंने एक सर्किट बनाया, यहां पर मैंने बैटरी से ऐड किया इसको। लेट्स सपोज ये हमारे पास बैटरी है जिसका ईएमएफ हमारे पास में E1 है, और ये बैटरी है हमारे पास में इसका ईएमएफ E2 है। यहाँ पर रेसिस्टेंस R1 है और यहाँ पर रेसिस्टेंस R2 है। अगर हम यहाँ पर अज्यूम कर लेते हैं कि E1 इज ग्रेटर देन E2, यानी कि अगर बैटरी E1 का जो पोटेंशियल है वो हमारे पास में E2 के पोटेंशियल से ग्रेटर देन है, देन करंट की हमारे पास में डायरेक्शन कुछ इस तरीके से होगी, यानी करंट इस तरफ बहेगा। अब हम दोस्तों यहाँ पर वोल्टेज को मेजर करेंगे। हमें एक निश्चित दिशा में चलना है दोस्तों। हम यहाँ पर वोल्टेज को मेजर इस दिशा में भी कर सकते हैं और हम वोल्टेज का मेजर यहाँ पर इस दिशा में भी कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर कोई सी भी डायरेक्शन चूज तो कर सकते हैं, लेकिन हमें उसी डायरेक्शन पे बने रहना है, उसे चेंज नहीं करना है। फिर दोस्तों उससे पहले हम यहाँ पर एक और समझते हैं थोड़ा। अगर हम किसी रेसिस्टेंस में अगर वोल्टेज को मेजर कर रहे हैं, लेट सपोज हम इस तरफ मेजर कर रहे हैं वोल्टेज को और करंट भी इसी तरफ फ्लो हो रहा है, यानी कि अगर हम करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं और वोल्टेज और करंट का जो मेजरमेंट हम कर रहे हैं ये सेम डायरेक्शन में है, दोस्तों करंट इस तरफ तब जाएगा जब हमारे पास में इस तरफ का वोल्टेज जो है वो लो होगा। लेट सपोज यहाँ पर हमारे पास में वोल्टेज VA और यहाँ पर वोल्टेज VB है, यानी कि VA जो है वो ग्रेटर देन VB है। ऐसा होने पर ही दोस्तों यहाँ पर करंट जो है इस तरफ जाएगा, यानी कि जब आप यहाँ पर निकालते हो VB माइनस VA, देन दोस्तों ये वाली वैल्यू नेगेटिव होगी। अगर आप कैलकुलेट करते हो VA माइनस VB, देन ये वाली वैल्यू यहाँ पर पॉजिटिव होगी। अब दोस्तों आप इस तरफ जा रहे हो तो यहाँ पर आपके पास में जो वोल्टेज डिफरेंस आएगा वो आप निकालोगे ये वाला, यानी कि आप यहाँ पर लिखोगे कि करंट की डायरेक्शन में जब आप वोल्टेज की मेजरमेंट करते हो तब हमारे पास में जो वोल्टेज की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। इसी तरीके से दोस्तों अगर आप करंट के अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि लेट सपोज करंट इस तरफ से जा रहा है हमारे पास में और वोल्टेज हम इसी तरफ मेजरमेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पर लेट सपोज हमारे पास में पोटेंशियल VA है और यहाँ पर पोटेंशियल VB है, देन हमारा मेजरमेंट इस तरफ है, तो यहाँ पर पोटेंशियल VB जो है ग्रेटर देन है VA से, यानी कि यहाँ पर VB माइनस VA जो दोस्तों हमारे पास में पॉजिटिव है और VA माइनस VB जो है नेगेटिव है। हमारा मेजरमेंट इस तरफ है, यानी कि VB माइनस VA हम लेंगे तो ये वाली वैल्यू हमारे पास में पॉजिटिव आ रही है, यानी कि अगर हम करंट के अपोजिट डायरेक्शन में वोल्टेज का मेजरमेंट करते हैं दोस्तों तो हमें वोल्टेज जो है मिलेगा पॉजिटिव। इसी तरीके से दोस्तों अगर हम बात करते हैं बैटरी के लिए, अगर हम बैटरी के EMF की बात करते हैं कि इसका साइन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, तो उसके लिए दोस्तों जिस टर्मिनल पर आप निकलते हो, यानी कि जो सेकंड टर्मिनल हमारे पास में होगा वही दोस्तों उसका साइन होगा। जैसे सपोज कीजिए आप यहां से गुजर रहे हैं, यहां से पास आउट हो रहे हैं, तो यहां पर हमारे पास में लेट सपोज मैं इसे यहां पर ऐसे बना देता हूं कि नेगेटिव टर्मिनल या पॉजिटिव टर्मिनल, इसका EMF लेट सपोज हमारे पास में E है। तो अगर आप इस तरफ जा रहे हैं, इस तरफ पोटेंशियल को अगर आप मेजर कर रहे हैं, देन आपके पास में जो लास्ट में जो टर्मिनल आएगा, जैसे यहाँ पर हमारे पास में लास्ट में टर्मिनल आ रहा है पॉजिटिव टर्मिनल, देन दोस्तों यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास में जो होगा वो होगा पॉजिटिव ही। इसी तरीके से दोस्तों अगर यहाँ पर हम इस तरफ जा रहे हैं, अगर हम बैटरी के जो टर्मिनल है उनको पलट देते हैं और वोल्टेज डिफरेंस अगर हम यहाँ पर निकालते हैं, तो आप देख पाएंगे कि जो सेकंड हमारे पास में टर्मिनल वो नेगेटिव है, तो सेकंड टर्मिनल का जो साइन होगा दोस्तों वही हमारे पास में यहाँ पर वोल्टेज डिफरेंस होगा, यानी कि नेगेटिव ई यहाँ पर हमारे पास में वोल्टेज हो जाएगा। देन किरचॉफ का जो द्वितीय नियम है दोस्तों वो हमारे पास में कहता है कि जितनी भी हमारे पास में वोल्टेज है उन सभी का योग 0 होगा। तो अगर हम यहाँ से शुरू करते हैं दोस्तों तो आप देख पाएंगे कि सबसे पहले हम नेगेटिव टर्मिनल पे जाएंगे, उसके बाद सेकंड हमारे पास पॉजिटिव टर्मिनल है, लेकिन यहाँ पर वोल्टेज डिफरेंस हमारे पास मिलेगा E1 जो कि पॉजिटिव होगा अकॉर्डिंग टू दिस लॉ। अब हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर, अगर हम यहाँ पर जैसे लेट सपोज हमारे पास में करंट I फ्लो हो रहा है, देन वोल्टेज हमारे पास में यहाँ पर हो जाएगा IR1, लेकिन क्वेश्चन ये है कि ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। देन दोस्तों हमने यहाँ पर अभी भी पढ़ा कि अगर हम करंट की डायरेक्शन में अगर वोल्टेज निकालते हैं, हमारा वोल्टेज जो निकालने की डायरेक्शन है वो इस तरफ है, इस लूप में निकाल रहे हैं हम, तो करंट की डायरेक्शन में जो वोल्टेज हम निकालेंगे देन वैल्यू हमारे पास नेगेटिव आएगी, यानी यहाँ पर आएगा E1 नेगेटिव IR1। इस तरह से यहाँ पे आप निकाल पाएंगे। करंट हमारे पास में यहाँ पर सेम रहेगा क्योंकि सीरीज में है, दोनों सीरीज में करंट सेम रहता है, यानी यहाँ पर वोल्टेज हमारे पास में होगा IR2 इस तरीके से। और जो वोल्टेज होगा दोस्तों वोल्टेज हमारे पास में यहाँ पर हो जाएगा, करंट की डायरेक्शन में वोल्टेज हमारे पास नेगेटिव होगा तो ये भी हमारे पास में नेगेटिव हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए
यहाँ पर हमारे पास में ये वाला टर्मिनल पॉजिटिव है और ये वाला टर्मिनल नेगेटिव है। देन सबसे पहले हम पॉजिटिव टर्मिनल में पहुंचेंगे, उसके बाद में नेगेटिव टर्मिनल में पहुंचेंगे। फिर हमने यहाँ पर पढ़ा कि जब हम सेकंड टर्मिनल पे पहुंचते हैं वही हमारे पास में जो है वोल्टेज का साइन होता है, यानी हमारे पास में साइन हो जाएगा नेगेटिव ऑफ E2 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास में दोस्तों किरचॉफ का सेकंड लॉ है, और इसे अब ऊर्जा संरक्षण का नियम भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर सभी वोल्टाओं का योग शून्य आ रहा है, और वोल्टा या पोटेंशियल हमारे पास में एनर्जी का एक दूसरा रूप होती है, और ये हमारे पास में यहाँ पर कंजर्व हो रही है, यानी संरक्षित हो रही है, तो इसलिए हम इसको नाम दे रहे हैं ऊर्जा संरक्षण नियम, किरचॉफ का ऊर्जा संरक्षण नियम। तो दोस्तों आज के इस लेक्चर में हमने नेटवर्क के बारे में पढ़ा, उसके कुछ बेसिक्स टर्मिनोलॉजी को समझा, ब्रांचेस, नोड पॉइंट और किरचॉफ के दोनों नियम, जिनमें हमारे पास में आवेश संरक्षण नियम और ऊर्जा संरक्षण नियम दोनों को हमने पढ़ा है दोस्तों। तो आगे हम इसको कंटिन्यू करेंगे और परिपथ को किस तरीके से एनालिसिस करते हैं, उसे सॉल्व करते हैं, उसके बारे में जानेंगे और किरचॉफ के एप्लीकेशंस को पढ़ेंगे। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।